पहले शायद मैं राइटर था, बाद में सीए की फील्ड की तरफ आया। किसी की कोई बात से ना मैं निगेट नहीं कर पाता था, किसकी बात मुनासिब नहीं लगी दोस्त वगैरह की तो मैं उनको कुछ कह नहीं पाता था, तो मैं उसके बारे में ना लिख लेता था। आप में इतनी एबिलिटी एक आ जानी चाहिए प्रैक्टिस कर करके कि आप अपनी थॉट्स को कैटेगराइज कर सकें। पहला एक आर्टिकल लिखा वो तो मेरा फर्स्ट गो में पब्लिश हो गया। उसके बाद मैंने कोई 4-5 आर्टिकल लिखे और वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। बजाय इसके कि आप उसको एक्नॉलेज करें, आप उल्टा ए पॉलिटिकल पार्टी का उनके बंदों की खामियां बता देंगे। मकसद तो मुल्क की फलाह है ना, वो वहीं पे फौत हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक इंतहाई काबिल शख्सियत के मालिक हैं और इनकी शख्सियत के कई ऐसे पहलू हैं, कुछ के बारे में लोग जानते हैं और कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। ये बुनियादी तौर पे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन लिटरेसी से इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये राइटर हैं, बहुत कमाल के राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, आर्टिकल लिख चुके हैं। पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जिसमें द न्यूज़, नेशन और डॉन न्यूज़ शामिल है, उसमें इनके आर्टिकल पब्लिश होते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और उसके साथ साथ राइटिंग की। वहाँ से इस फील्ड में इन्होंने कैसे सफ़र किया और ये दोनों को साथ लेके कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एफटी शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने पढ़ी बुनियादी तौर पे, उसके बाद आपने अपने अंदर डिस्कवर किया कि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक मुसन्निफ़ हूँ और मैं लिख के जो है वो एक तस्कीन हासिल करता हूँ। तो ये आपको कैसे पता चला, इस तरफ सफ़र जुस्तजू का कैसे तय हुआ? सबसे पहले तो जी पहले शायद मैं राइटर था और बाद में सीए की फील्ड की तरफ आया। माशाअल्लाह। ये चीज़ रियलाइज़ कैसे हुई, मैं अपने बहन भाइयों में, बहन तो नहीं है, भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो तबीयत बचपन से ऐसी थी कि मैं ना कोई बात जहन में आती है किसी को मैं यानी कि ऑब्वियसली इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, हर एक कोई कंप्लीट नहीं है, तो किसी की कोई बात से ना मैं निगेट नहीं कर पाता था। यानी कि मुझे मेरे बड़े भाई की या किसकी बात मुनासिब नहीं लगी दोस्त वगैरह की तो मैं उनको कुछ कह नहीं पाता था, तो मैं उसके बारे में ना लिख लेता था। तो डायरी में लिखता था। तो फिर एक ज़माने में ऑर्कट का हुआ, जब हम जवान हो रहे थे, यूथ की एज थी, तो उन दिनों में ऑर्कट काफ़ी फेमस था। तो वहाँ पे मैंने एक कम्युनिटी एक बनाई, ट्रू ऑब्जर्वर्स एंड थिंकर्स के नाम से। तो वो जितने भी दिल के क्वेश्चन होते थे वो सब मैं ना वहाँ पे टॉपिक एक क्रिएट करके तो वहाँ पे लिख देता था। तो वहाँ पे लोगों की हम डिस्कशन करते थे। तो यानी कि मुझे किसी के बिहेवियर से कोई चीज़ पसंद नहीं आई और मैं उसका क्वेश्चन पुट करके लोगों से उनके व्यूज़ लेता था उस बारे में। सही। तो जो मैं सोचता था अगर वो उससे एग्री करता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं ठीक हूँ। तो इस चीज़ ने मेरी एक वो कहते हैं थिंकिंग एबिलिटी को काफ़ी मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल ऐसे। और फिर जो लोग कहते हैं कि इस चीज़ का फर्दर एक मुझे फ़ायदा ये भी हुआ कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कह लें कि बिल्कुल स्टार्ट से काफ़ी ना मैं इस काम में लग गया। तो इतना वो चीज़ चलती गई कि ग्रेजुअली हमने उन टॉपिक्स को एज अ वो कंपटीशन के तौर पे भी करने लग गए कि यानी कि जिसके व्यूज़ सबसे अच्छे होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, वो उसके हम ना आगे उसको विनर डिक्लेयर कर देते थे उस टॉपिक पे। तो उसी दौरान वहाँ पे मुझे मिला एक राइटर थी कुलीग, एक मेरी सहर शेख, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि आप लिख सकते हैं इस हवाले से ना, तो अगर आप पेपर्स में लिखें, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें तो आपकी आर्टिकल्स जो हैं काफ़ी फेमस हो जाएंगे। इस तरह मुझे ये कहा है। उस टाइम तो मैं ये सोचता नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा नाम सफ़े अव्वल के जो हैं राइटर्स उनके साथ पब्लिश होगा, कभी सोचा भी नहीं थी ये चीज़। तो मगर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया रमज़ान के टाइम से कि रमज़ान में हमारा बिहेवियर होता है कुछ ऐसा कि हम कहते हैं कि मुझे रमज़ान की एक ना छूट मिलनी चाहिए, चाहे वो टाइम की छूट हो, बिल्कुल काम की छूट हो। हालांकि अगर हम उसकी रोज़े की जिस्ट देखें तो हमें तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि हम फील करें जो दूसरों की पेन है, बिल्कुल भूख प्यास के साथ जो रह रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे ह्यूमन बिहेवियर में ना काफ़ी एक वो आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। तो इस हवाले से मैंने एक आर्टिकल लिख के डॉन में सेंड कर दिया था। यंग वर्ल्ड था उनका मैगज़ीन एक बच्चों का, तो वहाँ पे वो बाय चांस नेक्स्ट वीक पब्लिश हो गया।
तो फिर इससे फिर एक सिलसिला चल सा गया। सर राइटिंग स्टार्ट करने से फिर ओपिनियन मेकिंग की तरफ आना, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? और मुझे ये भी साथ साथ आप बताइएगा कि जब आपने आर्टिकल्स लिखे कुछ, जब वो लोगों में फ़ेमस हुए, तब आपने कैसा महसूस किया? एक जो शख्स जिसमें तख्लीकी सलाहियतें हों, जब उसको अप्रिसिएशन मिले, बड़ा अच्छा उसे लगता है। तो आपने अपने इस टैलेंट की जब मुकम्मल हुआ, इसको ये काम मुकम्मल हुआ, तो कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो आपका ये सवाल कि तहलीकी काबिलियत आप कैसे डिस्कवर करते हैं अपनी, गालिबन जो मैं समझ रहा हूँ जो आप जो पूछना चाह रहे हैं, उसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप लिखते हैं ना अपनी कोई भी दिल की बात हो, हमारे अंदर ह्यूमन इंसान है क्या, एक हमारा अंदर का इंसान मुख्तलिफ थॉट्स का मजमूआ है ना, इंटेंगल्ड थॉट्स हैं। जैसे मैं भी आपके पास बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ, शायद मेरे जहन में बहुत से ऐसी बातें आ रही हैं, आप में इतनी एबिलिटी एक आ जानी चाहिए जो प्रैक्टिस कर करके कि आप अपनी थॉट्स को कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। तो वो एक एबिलिटी होती है जब आप में ये चीज़ आ जाती है ना कि कैटेगराइज। अब अगला सवाल है कैटेगराइज कैसे करें। कैटेगराइज ऐसे होती है कि आपके दिल में जो बात आ रही है उसको आप लिख लें। इसलिए मैं शुरू से इस चीज़ का बहुत एक प्रैक्टिस भी रही है, हामी भी हूँ कि एक डायरी होनी चाहिए पास आपके। सही कि आपके जहन में कोई बात है, या मोबाइल के फॉर्म में एक डायरी है, कुछ भी है, आप उसको ना नोट डाउन कर लें, ताकि आपके जहन में मुख्तलिफ थॉट्स मुख्तलिफ टाइम स्पैन में जो आ रही हैं वो एक अलग अलग हो जाएं, आप कैटेगराइज कर लें। बाद में उसके बारे में आप लिखें, दोबारा लिखें, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप ये होता है दोबारा रीड करें उसको, तो आप फर्दर उसको ना कैटेगराइज करते हैं। तहलीकी काबिलियत आपकी ऐसे डिस्कवर होती है और फिर ऐसे नर्चर भी होती है। रीडिंग नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कहते हैं कि जो एक जितना अच्छा लिसनर है, जितना अच्छा रीडर है, उतना अच्छा राइटर भी है। तो ये तो है, बिल्कुल है। मगर मैं इसके साथ साथ मैं कहता हूँ रीडिंग के साथ अगर आपने राइटर बनना है, लिखने की फॉर्म में आना है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आप राइटिंग की फील्ड में आए, आपको कहाँ मुश्किल लगी? सबसे मुश्किल आपने कहाँ पे फेस की, जिस फेज़ में आपको लगा हो कि ये बड़ा मुश्किल काम है? इसमें देखिए सबसे पहले तो ना ये चीज़ हुई, जैसे मैंने पहला एक आर्टिकल लिखा वो तो मेरा फर्स्ट गो में पब्लिश हो गया। उसके बाद मैंने कोई 4-5 आर्टिकल लिखे और वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। तो उस टाइम में बहुत एक जब आप कहते हैं लो हो जाते हैं इंसान कि चलो एक तुक्का लग गया था तो चल पड़ा काम, तो अब तो मुश्किल है। मगर फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मेरी कुलीग थी, उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मैंने एडिटर से रब्ता किया, उन्होंने मुझे फिर फर्दर गाइड किया कि आपकी राइटिंग में ये फ्लॉज हैं, इस पर आप वर्क करें, काम करें, तो आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ ना वो कहते हैं इंसान को ना अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ अगर मैं वहाँ पे छोड़ के बैठ जाता कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ मेरा ख़त्म हो जाता शायद मैं वहाँ से। मैंने उस चीज़ को पिक किया और आगे फिर दोबारा जो है आपके अपनी कमियों पे वर्किंग की। तो इस चीज़ ने मुझे ना लाइफ में काफ़ी हेल्प किया कि मैं कंसिस्टेंटली ना एक चीज़ को फॉलो किया था। जब कुछ लोग हार मान जाते हैं, तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुसलसल जहद मुसलसल एक फैक्टर एक होता है ना, आपको लाइफ में हमेशा कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान की तकदीर जो होती है 2 चीज़ों से चेंज हो सकती है, एक आपका अमल और एक आपकी दुआ। बिल्कुल ठीक है, दुआ तो आप करें, और अमल की अल्लाह ताला ने कोई लिमिट नहीं रखी हुई, एफ़र्ट की अल्लाह ताला ने कोई लिमिट नहीं रखी हुई। चाहे आप ये नहीं कभी कहा कि 5 किलो की एफ़र्ट करके आप ये कर लेंगे, 10 किलो की एफ़र्ट करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाँ, कॉस्ट होती है, टाइम की कॉस्ट ज़रूर होती है, मगर आप एफ़र्ट करके ना हर चीज़ को पा सकते हैं। सर आपकी इंस्पायरेशन इस फील्ड में या ओवरऑल कौन लोग रहे? कोई 1 या 2 नाम ऐसे आप लेना चाहें जिनसे आपने बहुत सीखा हो, जो आपकी इंस्पायरेशन थे? इंस्पायरेशन में मैं हमेशा इस चीज़ का हामी हूँ, कोई भी इंसान ना सर कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। एक पर हुस्वाए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के अलावा अगर मैं दुनियावी पर्सपेक्टिव में बाकी पर्सनैलिटीज़ को देखूँ तो मैंने बहुत से इंसानों से अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। सही। जैसे इमरान खान का अगर मैं जिक्र करूँ तो इमरान खान की पर्सनैलिटी में उनका स्टेमिना बहुत है, वो प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से ना सस्टेन कर सकते हैं। मैंने उनसे वो चीज़ सीखी। और इसी तरह जब मैं अपनी वालदा का देखूँ, अपनी वालदा से मैंने ये चीज़ बहुत गेन की कि वो बहुत एफ़र्ट करती थी। एक टाइम में यानी कि उनकी नींद 4 से 5 घंटे भी नहीं थी, तो वो घर में अपने हमारे वालिद साहब को बहुत हार्ड वर्कर थी। वालिद साहब को उनके बिज़नेस में सपोर्ट करती थी, घर में बच्चों की जो है परवरिश करती थी, फिर अपने लिए टाइम शायद वो कम ही निकालती ज़रूर थी, और उनको रीडिंग का भी बहुत शौक़ था। तो हर चीज़ में माशाल्लाह वो एक्सेल्ड थी।
और हमारी पूरी फैमिली में, रिश्तेदारों में भी ये कहा जाता था उनके बारे में, लोग उनसे मशवरे लेते थे। तो मैंने अपनी माँ से बहुत सीखा, और इसके अलावा जो बाकी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे मैंने अभी सिर्फ इमरान खान का जिक्र किया, इसके अलावा हर बहुत से लीडर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर, आपकी अम्मी आपको कभी कहती थी, जैसे आपने बताया कि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो वो कभी उनका कोई ख्वाब था ऐसा बैक ऑफ माइंड में कि आप राइटर बने या आप कभी कुछ लिखें, या उन्होंने कोई आपके अंदर कोई चीज़ थोड़ी बहुत ऐड की हो जिससे आपको एक वो जिसे कह लें कि इनिशिएटिव मिला हो कि मैं इसको करता हूँ? कोई कुछ बातें होती हैं जो आपकी ना जहन में इच हो जाती हैं, आपके बड़ों की या किसी की भी। मुझे अपनी अम्मी की एक बात नहीं भूलती, वो कहती होती थी कि इसमें ना मुझे अपना वाला कीड़ा नज़र आता है। वो राइटिंग की फॉर्म में हो या सोचने की फॉर्म में हो, तहलीकी फॉर्म में हो। मेरी अम्मी का माशाल्लाह एक तहलीकी जहन था, वो बहुत ज़्यादा था उनका माशाल्लाह। तो ये चीज़ मैंने और अम्मी जब ये बात कहती थी ना, मैं डीप इनसाइड काफ़ी मोटिवेटेड फील करता था। और फिर उसके बाद मेरी कुछ यंग एज में जो थे आर्टिकल्स पब्लिश हो गए, इस चीज़ ने फर्दर मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप किया। और इवन जैसे मैंने आपको बताया कि ओरकट पे हमने कम्युनिटीज़ बनाई हुई थी, बिल्कुल। तो मैंने यंग एज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है या क्या जो भी आप कहें, कि मैंने पॉजिटिव यूज़ किया सोशल मीडिया का। और फिर मैंने उसके बाद एक आर्टिकल लिखा थैंक यू ओरकट के नाम से, सही, कि मुझे ये चीज़ सोशल मीडिया से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है कुछ, तो मैंने इस चीज़ का थैंक यू भी अदा किया कि आज मुझे शायद जो चीज़ मिली है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस चीज़ में ओरकट का काफ़ी एक रोल है। सर, आपका एक आर्टिकल आने वाला है कुछ दिनों बाद, उसमें आपने डिवाइडेड यूथ का काफ़ी जिक्र किया है। मुझे ये बताइएगा कि यूथ जो डिवाइडेड है उसका क्या हल निकल सकता है कि पॉलिटिकल बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूथ जो है ना, मतलब एक ही घर में कुछ लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली ये एक ना बहुत बहुत फंडामेंटली एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जिससे हम मिनहसुल कौम शायद 2-3 धरों में डिवाइड हो चुके हुए हैं। होता क्या है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करता हूँ और आप एक पॉलिटिकल पार्टी बी को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं ऑब्वियसली पार्टी किसे बनती है? इंसानों से बनती है। कोई एक ए पार्टी के जो है अफराद कंप्लीट नहीं है, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, हर में अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं। अब मसला ये होगा कि मैं बीइंग अ सपोर्टर ऑफ पॉलिटिकल ए आपको पॉलिटिकल बी पार्टी के काफ़ी ना हामियाँ बता दूंगा कि आपके लीडर्स ने तो ये भी किया वो भी किया, और जो वाकई गलत होंगे भी, बजाय इसके कि आप उसको एक्नॉलेज करें, आप उल्टा ए पॉलिटिकल पार्टी का उनके बंदों की खामियां बता देंगे। तो ये ना बहस बराए बहस हो जाती है। मकसद तो मुल्क की फलाह है ना, वो वहीं पे फौत हो जाता है। तो हम सिर्फ पार्टीबाजी में चले जाते हैं। ये पिछले कोई 20-25 सालों में या 3 दहाइयों में ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ रही है कि नो डाउट अवेयरनेस बहुत आई है यूथ में, मगर इस तरह की ये जो चीज़ आ गई ना, मुल्क का मकसद फौत हो गया। अब इसका हल क्या है सर? हमें अपने आप में चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है ना। देखें वो सोच कैसे चेंज होगी, जैसे मैंने नेक्स्ट वीक में एक आर्टिकल लिखा, आपके थ्रू मेरा एक पैगाम पहुंच रहा है लोगों में कि हमें मुल्क की फलाह चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं करना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना है, हमने अपने मुल्क का केस डिफेंड करना है। कोई भी इंसान जो एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है उसको आप अप्रिशिएट करें, रिगार्डलेस टू द फैक्ट कि आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ अगर हम में होगी ना, तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हमें भी होगा और यकीन माने उस रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी को भी होगा। तो मुल्क तरक्की करेगा तो सब तरक्की करेंगे ना। सर, आपने कुछ अरसा पहले एक आर्टिकल लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, वो बहुत हिट गया था, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उससे फ़ायदा भी आया। तो मुझे ये बताइएगा कि जो वो आर्टिकल था उसमें क्या ऐसी ख़ास बात थी जो आपने शेयर की? मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन के साथ भी आप शेयर करें। मुझे शुरू से ही ना स्टार्ट से ह्यूमन बिहेवियर पे लिखने का बहुत शौक़ है। EQ भी है, नॉर्मली कहा जाता है कि IQ जिसका अच्छा होता है वो जो है काफ़ी ऊपर जाता है, एक्सेल करता है। मगर आप प्रैक्टिकली देखें, जो हाई IQ वाले लोग होते हैं ना, वो लाजमी नहीं है कि वो की पोजीशन पे बैठे हों, उनका IQ ही लेट होता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है। अगर EQ ना हो, बिल्कुल ऐसा है। जो जितने पोजीशन होल्डर्स होते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें अपनी क्लास के टॉपर हैं, इट डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू बी अ लीडर और यू आर गोइंग टू बी अ CEO ऑफ अ कंपनी और यू आर गोइंग टू बी अ ऑन अ की पोजीशन। ये चीज़ नहीं होती। तो इसके साथ इसका मतलब है कोई और चीज़ भी है। वो क्या चीज़ है? वो है EQ है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी, इमोशनल क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे बैठ के आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मेरा इमोशनल लेवल अंदर से कंट्रोल्ड नहीं है
तो मैं अपनी थॉट्स को अपनी प्रॉपर्ली आगे कन्वे नहीं कर पाऊँगा। मेरा आईक्यू जितना भी हाई, जितना मर्जी हो हाई हो ले, मैं जितना मर्जी अरस्तू क्यों ना हो लूँ, जब तक मैं इमोशनली अपने आप को काबू नहीं कर लूँगा ना। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एग्जामिनेशन हॉल में कभी होता है कि हमें कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती, बाहर आके देखते हैं तो यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन समझ था। आ जाती है, बिल्कुल। तो बात क्या होती है, तो मैंने इस चीज़ को ना ऐसे कोशिश की कि एक्सप्लेन किया जाए अपने रीडर्स को। मेरे लिखने की आदत कुछ ऐसी होती है कि मैं ये नहीं करता कि बड़ा एक तरतीब से बनाऊँ आर्टिकल। जो दिल में ख्याल आ रहा होता है मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोशिश करता हूँ वैसे ही मैं लिख लूँ। तो मैंने उस चीज़ को ऐसे एग्जाम्पल के साथ रिलेट करने की कोशिश की, तो वो अल्लाह का शुक्र है उसकी काफ़ी अच्छी मुझे फ़ीडबैक मिली और काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट कांटेक्ट भी किया उसके बाद। तो वो ये चीज़ एक ना रहती है कि सर आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है, कोई फ्यूचर गोल है ऐसा, या कोई ख्वाब आप देख रहे हो जिसे आप अचीव करना चाहते हो? हाँ, में बस ये है कि मुझे एक बहुत बड़ी है विश कि मैं पिछले दिनों दुबई भी गया था, मतलब मौका मिला, तो सिंगापुर भी मैं गया हूँ। ऐसे ममालिक में मैं जब जाता हूँ ना जहाँ पे जिनकी आज़ादी हमारी आज़ादी के बाद है, मगर वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। मेरी बहुत एक ये विश है कि कुछ ऐसा हम करें, ऐसी मैं चेंज लेके आ सकूं कि हम लोग ना एक पॉजिटिव वे में अपनी सोसाइटी को लेके चलें। अभी नेगेटिविटी बहुत है, जैसे कोई अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, लोग उसको नेगेटिव वे में परसीव करेंगे और उसमें से नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं लॉन्ग रन में, चाहे मैं बुक की फॉर्म में कुछ अपने आर्टिकल पब्लिश करवाऊँ या कहीं ऐसी डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट करूं जहां पे मैं अपना ये एक रोल प्ले कर सकूं कि सोसाइटी की सोच चेंज हो। सर कासिम अली शाह साहब के काम, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? ये तो मेरे ना दिल के बहुत करीब एक है, आप कह लें सोच है। शाह साहब का अगर मैं सोचूं ना, ये एक चीज़ मेरे नज़दीक एक प्रोफेशन नहीं है। शाह साहब एक पर्सनैलिटी का नाम है बस, एक ना बहुत, यानी कि शाह साहब जो काम कर रहे हैं ये ऐसे डेकेड्स के बाद शायद लोग आते हैं कि ये जो लोग जिसको बेलौस होकर काम कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे, मुआशरे की फ़लाह के लिए कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का मोटिवेशनल स्पीकिंग काम अगर आप करते हैं कमर्शियल पर्पस के साथ, तो आपका पर्पस मकसद फोत हो जाता है। तो शाह साहब की मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है इस हवाले से कि मैंने शाह साहब के काफ़ी क्लोज़ में रहा हूँ इस हवाले से कि मैं उनकी ज़ात को ऑब्ज़र्व करता हूँ, बातों बातों में देखता हूँ, उनके वेंचर्स के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि ये बंदा फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव को साइड पे रखते हैं और जो वाकई सोशल वेलफेयर है ना उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, शाह साहब की फाउंडेशन, उनकी एक्टिविटीज़, और मेरी अपनी भी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से इस सोच को मज़ीद मल्टीप्लाई किया जाए विदाउट अ फैक्टर ऑफ कमर्शलिज़म। तो फिर जो है मेरे ख्याल से मुआशरे में हम सब अपना एक इंसान होने के नाते जो हमारी ज़िम्मेदारी है ना मुआशरे को चेंज करने की, पॉजिटिव थॉट्स लेके आने की, वो शायद हम ऐसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एफटी शेख साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने जो बात की कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त देखा लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और कंसिस्टेंसी से काम करते रहे, वो एक मैसेज है यूथ के लिए भी और सब के लिए भी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।